कहा जाता है कि जानवरों में एक ऐसी हिस्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो गैर मर्ई मखलूक को देख सकते हैं। अक्सर आधी रात के वक्त हमें जानवरों के बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब किसी जगह से जिन्नात का गुजर होता है तो जानवर उसे देखकर शोर मचाते हैं, क्योंकि वो जानवर वो सब देख रहे होते हैं जो इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। आज का वाकया भी ऐसा ही है जो इंसान को डरा देने वाला है। आज की किस्त का पहला वाकया एक ऐसे फार्म हाउस का है जहां एक फैमिली ईद पर बारबेक्यू करने जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस फार्म हाउस पर वो गए हैं वहां जिन्नात का बसेरा है। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम है रिजवान और अब सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि अब सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अब सब जहां भी हों अल्लाह ताला अब सबको हमेशा खुश रखे, और जितने भी लोग बीमार हैं, मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती। तो बढ़ते हैं आज के वाकयात की जानिब। पहला वाकया पुरस्रार फार्म हाउस। आज का पहला वाकया मानूर ने भेजा है, जो कि रावलपिंडी की रहने वाली है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम रिजवान, मेरा नाम मानूर है और मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। जो वाकया मैं अब से शेयर करने जा रही हूँ, यह वाकया 2018 में पेश आया था। रावलपिंडी में जिस जगह हम रहते हैं, हमारे घर से कुछ ही फासले पर मेरे ताया अबू का घर है। जब भी बड़ी ईद का मौका आता है तो हम ईद के दूसरे दिन अपने ताया अबू के घर चले जाते हैं। पूरा दिन वहां गुजारने के बाद हम सब मिलकर रात के वक्त उनकी छत पर बारबेक्यू करते हैं। इस तरह हमारा ये पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। इस दिन का हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, क्योंकि फैमिली गैदरिंग हो जाती है और बारबेक्यू करने के बाद रात देर तक बैठने का बहुत मजा आता है। ईद से एक दिन पहले जब मेरे अबू और ताया अबू जानवर खरीद कर घर वापस आए तो उन्होंने हमें एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद हम सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने बताया कि इस बार ईद पर हम बारबेक्यू घर पर नहीं कर रहे, बल्कि एक फार्म हाउस पर कर रहे हैं, जहां हम ईद के दूसरे दिन जाएंगे और रात 12-1 बजे वापस आ जाएंगे। असल में ये फार्म हाउस मेरे ताया अबू के दोस्त का था, जो इस साल हज पर चले गए थे और मेरे ताया अबू को कह गए थे कि वहां का चक्कर लगाते रहना। हम सब काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि जिंदगी में ऐसा पहली बार होने जा रहा था। इससे पहले हमने कभी घर से बाहर बारबेक्यू नहीं किया था। उनका ये फार्म हाउस इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में था, जो काफी बड़ा था। जब ईद का दूसरा दिन आया तो हम दोनों फैमिलीज गोश्त पर मसाला वगैरह लगाकर और जरूरत का सारा सामान लेकर इस फार्म हाउस की तरफ बढ़ गए। जब हम वहां पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो रहा था और हर तरफ हल्का अंधेरा छा रहा था। तब मेरी कजिन ने मुझसे कहा कि मानो, इससे पहले कि नमाज का वक्त निकल जाए जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तब मेरा भी वुजू था तो मैंने इससे हंसकर कहा कि हाँ, ये तुमने अच्छी बात की है, चलो नमाज पढ़ लेते। इस वक्त हम लान में खड़े थे। हमने एक बड़ी चादर उठाई और इस फार्म हाउस के बरामदे में जाकर नमाज पढ़ने लगे। हम नमाज पढ़ रहे थे कि हमें महसूस हुआ जैसे 2-3 ख्वातीन जल्दी में आई हैं और ठीक हमारे पीछे सफ बिछाकर खड़ी हो गई। जैसा कि हम नमाज में थे, लेकिन हमारे कानों में उनकी साफ आवाज आ रही थी। नमाज के दौरान हमें बाकायदा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे भी कोई नमाज पढ़ रहा है। हैरत तो हमें तब हुई जब हमने अपनी नमाज मुकम्मल करके पीछे देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं और मेरी कजिन काफी हैरान हुए, क्योंकि वो ख्वातीन ठीक हमारे पीछे थीं,
जिन्होंने सफेद रंग की चादर भी बिछाई थी, लेकिन अब ना तो वो ख्वातीन वहां मौजूद थीं और ना ही वो चादर जमीन पर बिछी थी। ये बात जब मेरी उम्मी और ताई उम्मी से पूछी गई तो वो भी सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि हमें लगा था कि वो लोग नमाज पढ़ने आए थे, जबकि उनका कहना था कि उन्हें नमाज पढ़ने का अभी तक मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो जब से आए थे वो बारबेक्यू के सामान की सेटिंग कर रहे थे। इस बात को लेकर हम गहरी सोच में थे कि हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें कौन थीं कि अचानक मेरे ताया अबू ने कहा कि आओ मैं सबको फार्म हाउस का विजिट करवाता हूं। ये सुनकर हम इस बात को भूल गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब मेरी उम्मी लोग कोयले जलाने में मसरूफ थे, जबकि मैं, मेरी 2 बहनें और कजन्स ताया अबू के साथ चले गए। जब हम इस फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए तो वहां एक अजीब सी कैफियत थी। वो काफी बड़ा फार्म हाउस था जिसके 8 कमरे और एक बड़ा हॉल था, लेकिन इसके अंदर के मनाजिर साफ बता रहे थे कि ये ज्यादातर वीरान रहता है, क्योंकि जिस जगह इंसान रहते हो उनका आना जाना हो, इस जगह एक रौनक जरूर होती है। इस फार्म हाउस में इंसानी जरूरत की हर चीज लाकर रखी गई थी, लेकिन इसके अंदरूनी मनाजिर बता रहे थे कि यहाँ इंसानों की आमद कम ही रहती है। ये बात जब मैंने अपने ताया अबू से पूछी तो उन्होंने बताया कि इस फार्म हाउस पर एक बंदा ड्यूटी देता है जो हर वक्त यहाँ मौजूद रहता है और रात को भी यहीं सोता है, लेकिन वो पिछले 1 महीने से छठी पर है। ये सुनने के बाद मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। तब हम इस फार्म हाउस के कमरों का विजिट कर रहे थे और उसके हर कमरे में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे शायद मैं बयां भी नहीं कर सकती। इस पूरे फार्म हाउस में एक खौफ का आलम था। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ जिन्नात आकर बस चुके। हम वो फार्म हाउस विजिट करके बाहर निकलने वाले थे, जैसे ही हम मेन डोर के करीब आए मेरे ताया अबू हॉल की लाइट्स ऑफ करने लगे। जैसे ही मेन डोर के करीब आकर मेरे ताया अबू ने हॉल की लाइट्स ऑफ की तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। वो बहुत तेज रफ्तार वजूद था जो बिल्कुल हमारे करीब से गुजरा था। वो हमारे इतना करीब से गुजरा था कि उसकी रफ्तार की हुआ भी हमें महसूस हुई थी और वो तेजी से भागता हुआ ऊपर की मंजिल की तरफ चला गया था। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसके कदम इतने भारी थे कि इस फार्म हाउस के पूरे हाल में इसके कदमों की आवाज गूंजी थी। इसके फौरन बाद ताया अबू हमें वहां से बाहर ले आए, जबकि मेरी कजन्स और छोटी बहन ने तो रोना शुरू कर दिया था। वहां से निकलने के बाद जब हम वापस आए तो सारा माजरा उम्मी लोगों को बताया। जब मेरी उम्मी और ताई उम्मी ने ये सब सुना तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ी देर की बात है, इसके बाद हमने वापस घर चले जाना है। तब हम सब लोग इस फार्म हाउस के लॉन में बैठे थे और मेरी उम्मी लोगों के साथ भी कुछ अजीब हो चुका था जो उन्होंने इस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझा था। जब बारबेक्यू तैयार हो गया तो सबसे पहले मेरी ताई उम्मी ने एक बर्तन में डालकर मेरे ताया अबू को दिया, जो इस फार्म हाउस के कोने पर एक दरख्त के नीचे रख आए थे। जिसके बाद हम सब ने एक बड़ी चादर बिछाकर वहां खाना लगा दिया और खाना खाने के फौरन बाद वहां से निकलकर ताया के घर आ गए। जब हम वहां से वापस घर पहुंच गए तब मेरी उम्मी लोगों ने बताया कि जब वो कोयले जला रही थी तो उन्हें किसी की आवाज आई थी जिसमें कहा गया था कि हमारा हिस्सा इस घर के किसी भी दरख्त के नीचे रख देना, हम वहां आकर खुद ले लेंगे। ये सुनते ही मेरी उम्मी और ताई उम्मी समझ गए थे कि यहाँ कोई और भी मखलूक रहती है और जो औरतें हमारे पीछे नमाज पढ़ने आई थीं वो इसी मखलूक में से थी। वो फार्म हाउस काफी पुरस्कार था। इसको देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि यहाँ कुछ है। हमने इस जगह सिर्फ कुछ घंटे गुजारे थे और हमें इतना कुछ देखने को मिला। इसके अलावा वहाँ और क्या कुछ होता होगा जो हमारे इल्म में भी नहीं है। ये मेरा वाकया था, प्लीज उसे अपनी आवाज में नरेट करके किस्त में शामिल कर दीजिएगा। दूसरा वाकया चकवाल का पुरस्कार डेरा।
अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की किस्त के आखिरी वाक़ये की जानिब जो अरहम ने चकवाल से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम रिजवान, मेरा नाम अरहम है और मैं चकवाल का रहने वाला हूँ। चकवाल में जिस जगह हम रहते हैं हमारे इलाके में गिलिया नहीं है और घर एक दूसरे से कुछ फासले पर बने हैं। हमारा इलाका आज भी एक खूबसूरत गांव का मंजर पेश करता है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ अभी तक पुराने लोगों का दौर चल रहा है। हमारे गांव वालों में आज भी बिल्कुल वैसे ही इत्तेफाक है जैसे पुराने दौर में हुआ करता था। हमारे यहाँ हर घर में लोगों ने जानवर भी पाल रखे थे, लेकिन अब इसका रिवाज कम होता जा रहा है। अब सिर्फ चंद घर ही बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जानवर पाल रखे हैं। जब भी बड़ी ईद का मौका आता है तो हम इलाके वाले मिलकर माल मवेशी खरीदने जाते हैं। इस तरह हम सबको कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर मिल जाते हैं जो इंतहाई मुनासिब कीमत पर होते हैं। जानवर खरीदने के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो उन सबको एक ही जगह बांधते हैं। इस तरह जानवरों को एक माहौल मिल जाता है और इलाके के सब बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते हैं जो अपने घर से तरह तरह की चीजें ले आते हैं और उन्हें खिलाते रहते हैं। इस तरह ईद तक वहां काफी रौनक लग जाती है। ये बात पिछले साल की है जब हम जानवर खरीद कर वापस आए तो हमारे पास उन जानवरों को रखने के लिए जगह ही मौजूद नहीं थी, क्योंकि जिस जगह सब जानवरों को रखा जाता था वहां काम हो रहा था। पहले तो सब ने मिलकर ये इरादा किया था कि इस बार सब जानवर अपने अपने घर ले जाएं, लेकिन वहां एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि इस बार जानवर उनके डेरे पर खड़े किए जाएं और इस रवायत को बरकरार रखा जाए। जिन बुजुर्ग का ये फैसला था असल में वो मेरे दोस्त के दादा थे। जिस डेरे की वो बात कर रहे थे मैं इस डेरे के बारे में अच्छी तरह जानता था। ये वो डेरा था जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। बचपन में हम सब दोस्त इस डेरे के बाहर क्रिकेट खेला करते थे और गलती से भी इस जगह के अंदर हमारी बाल चली जाती तो इस बाल को लेने कोई भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि इस जगह के बारे में हमने सुन रखा था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यहाँ अजीब और गरीब किस्म की चीजें देखी जाती हैं। इन सब बातों की वजह से हमारे दिल में इस डेरे के लिए काफी खौफ था। जब डेरे का दरवाजा खुलता था तो हम डरते डरते अपने दोस्त के दादा के साथ अंदर चले जाते थे और वहां गई हुई अपनी सारी बाल्स उठा लाते थे। ये डेरा काफी बड़ा था जिसमें 4 दीवारी, 2 कमरे और जानवरों के लिए एक शेड बनाया गया था जहां कभी घोड़े हुआ करते थे, लेकिन अब इस जगह एक पुराने और खराब ट्रैक्टर के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। इस साल हमने अपने जानवर भी यहीं रखने थे। इस शाम डेरे की सफाई करवाई गई और रात के वक्त सब जानवरों को डेरे पर लाकर बांध दिया गया। इलाके के लोगों ने मिलकर जानवरों के लिए चारे और पानी का बंदोबस्त भी कर दिया था, जिसकी वजह से हमें अब कोई परेशानी नहीं थी। ईद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और 2 रातें इस डेरे पर किसी का रुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि जानवरों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। तब वहां मैंने और मेरे दोस्त ने रुकने का इरादा किया। शुरू में तो हमें वहां रहने का सोचकर काफी डर लगा, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं, हो सकता है ये सब किस्से कहानियां हों जिनको हम हकीकत समझते आए। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर इस डेरे पर 2 रातें गुजारने का इरादा कर लिया था। हमने सोचा कि दोनों रात देर तक मिलकर बातें करेंगे, इस तरह मवेशियों की रखवाली भी हो जाएगी और हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। जब रात हुई तो हमने कमरे में सोने की बजाय इस डेरे के सहन में चारपाइयां बिछा ली थी, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ताज़ा थी और हम दोनों दोस्त खिले आसमान के नीचे सोने के शौकीन थे। कुछ देर तो बैठकर हम आपस में बातें ही करते रहे, जिसके बाद हम दोनों ने सोने का इरादा किया, क्योंकि हमने वहां एक और रात भी रुकना था। हमने सोचा था कि आज जल्दी सो जाते हैं, कल और भी दोस्तों को बुला लेंगे और रात देर तक जागेंगे।
हम दोनों दोस्त सोए ही थे कि हमें कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसकी वजह से हम दोनों की नींद खराब हो गई। हम उठकर बैठे ही थे कि हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे डेरे के ठीक बाहर इलाके के सब कुत्ते जमा हो गए हैं जो किसी चीज को देखकर भौंक रहे हैं, क्योंकि इन कुत्तों की आवाजें बहुत ही खतरनाक थीं। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज पर भौंक रहे हैं। ये आवाजें बिल्कुल ऐसे थी जैसे हमारे इलाके में कोई जंगली जानवर घुस आया है। उस वक्त हम दोनों दोस्तों ने हिम्मत की और हम उठकर बाहर चले गए। जब हम बाहर गए तो हम दोनों ने देखा कि हमारी दीवार के ठीक बाहर कुछ कुत्ते झुंड बनाकर खड़े हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उन सब की गर्दनें हमारे डेरे की दीवार पर। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे वो किसी चीज को देख रहे हैं और उनको नजर आने वाली वो चीज दीवार फलांग कर हमारे डेरे के अंदर जा चुकी है। हम अभी ये मंजर ही देख रहे थे कि अचानक हमें मवेशियों की आवाज सुनाई देने लगी। ये वो मवेशी थे जो हमारे डेरे के अंदर मौजूद थे। वो सब मवेशी मिलकर ऐसे चीख रहे थे जैसे हमारे डेरे के अंदर कोई खूंखार जानवर घुस आया है। हम दोनों दोस्त डेरे के अंदर भागे और देखने लगे कि ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर हमारे मवेशी शोर मचा रहे। हमने इस जगह को अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद शेड पर लगाई गई लाइट हमने ऑन कर दी थी कि ये सारी रात जलती रहे, और हमारे तमाम जानवर खामोश हो चुके थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डरे हुए। ये बात काफी अजीब थी जो मुझे और मेरे दोस्त को हैरत में डाल रही थी। हम दोनों वापस आ चुके थे और अपने अपने बिस्तर पर लेटकर आपस में बातें करने लगे थे। उस वक्त मुझे अपने दोस्त से बात करते हुए कब नींद आ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरे दोस्त ने देखा कि मैं सो गया हूं तो वो भी सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। जब वो सोने लगता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे हमारी चारपाइयों के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। जब वो आंखें खोलकर देखता था तब कोई भी मौजूद नहीं होता था। वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि वहां हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। ऐसी अनदेखी ताकत जिसे इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। वहां एक ऐसी चीज मौजूद थी, जब वो जाहिर होती थी तो हमारे जानवर शोर मचाने लगते थे, और जब वो गायब हो जाती थी तो हमारे जानवर भी खामोश हो जाते थे। और ये चीज मेरा दोस्त मुसलसल महसूस कर रहा था। हर थोड़ी देर बाद इसे किसी चीज का एहसास होने लगता था, जिसके फौरन बाद ही जानवर भी शोर मचाने लगते थे, और जब वो आंखें खोलता था तो जानवर खामोश हो जाते थे। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो नजर आने वाली चीज गायब हो जाती है। ये बात काफी पुरस्कार थी जो उसे बेचैन कर रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद इसने फौरन मुझे नींद से जगाया। जब मैं नींद से जागा तो मेरा दोस्त काफी घबराया हुआ था और इसे मुसलसल पसीने आ रहे थे। जब मैंने इससे वजह पूछी तो उसने बताया कि अभी एक ऐसा शख्स यहाँ से गुजरा है जो अचानक नमूदार हुआ। इसके पांव ऐसे थे जैसे घोड़े के पांव होते हैं। इसकी जसामत तो बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन हाथ गैर इंसानी थे। मैं इसके हाथों को ठीक से देख तो ना सका, लेकिन जितना मैंने देखा है इसके हाथों में सिर्फ 2 उंगलियां थीं जो काफी मोटी थीं। वो शख्स अपने एक हाथ में बर्तन उठाए आया था जो पानी वाले नलके से पानी भरता रहा। जब इसके बर्तन में पानी भर गया तो वो हवा में उड़कर इस कमरे की छत पर चला गया और वहां जाकर गायब हो गया। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने दोस्त की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने इसे कहा कि जरूर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, लेकिन इसका कहना था कि वो रात से जाग रहा है और इसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ये बात वाकई डरा देने वाली थी, जिसकी वजह से मेरी नींद भी खराब हो चुकी थी। हम दोनों फजर का इंतजार कर रहे थे कि फजर का वक्त हो और फिर हम अपने घरों को जाएं।
हम अपनी जगह पर ही बैठे थे कि हमें फिर से जानवरों के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगे। जब हमारी वहां नजर पड़ी तो वहां कोई खड़ा था जिसकी हमें पीठ नजर आ रही थी। हम दोनों एक पल के लिए भूल गए थे कि वो नजर आने वाली चीज गैर मरी मखलूक में से हो सकती है। हम बगैर सोचे समझे इसकी तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही हम इस चीज के करीब पहुंचे वो चीज हमारी आंखों के सामने ओझल हो गई। ये वो मंजर था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसको देखकर शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान है, क्योंकि इसने भी इंसानों जैसा लिबास पहन रखा था। उसके बाद जब हल्की रोशनी हुई तो मेरे दोस्त के दादा खुद वहां आ गए थे, जिन्हें हमने रात वाला सारा माजरा सुनाया। ये सब सुनने के बाद उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे जैसे वो इस बारे में काफी कुछ जानते हैं। इसलिए अगली रात वो खुद वहां रुके थे, जबकि उन्हें काफी लोगों ने कहा था कि एक रात की बात है, अब घर आराम करें, हम यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी वहां नहीं रुकने दिया था। मैं ये समझता था कि उनके डेरे के बारे में जो कुछ हमने सुन रखा था वो सिर्फ किस्से कहानियां हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो जगह वाकई भारी थी। वहां वाकई जिन्नात का बसेरा था। आज भी वो रात जब मुझे याद आती है तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं मां नूर और अरहम का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी किस्त का हिस्सा बने। अगर आपको मेरी ये किस्त अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद किस्तें आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर किस्त अब सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जल्द ही नई किस्त के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।